मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों में से एक कहानी है गुल्ली डंडा। इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने पहले की कहानियों को सराहा। और अगर आज आप पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गुल्ली डंडा। भाई, हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूं तो जी करता है इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न बैट की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट लो, गुल्ली बना लो और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उसके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1000 ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यहां गुल्ली डंडा है कि बिना हींग फिटकरी के रंग चोखा देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपने सभी चीजों से दिलचस्पी हट सी गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा धन है। गरीबों के लिए तो यह एक बुरी आदत है। ठीक है, गुल्ली से आंख फट जाने का डर रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का डर नहीं रहता? हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है। तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बैट को बैसाखी से बदल बैठे हैं। अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो सुबह सुबह घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना, गुल्ली डंडा बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों का जमघट, वो हारना हराना, वो लड़ाई झगड़े, वो सरल स्वभाव जिसे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठ वेग से रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल दरवाजे तक थी, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि हराने में मस्त हूं। न नहाने की सुध है, न खाने की। गुल्ली है जो जरा सी वो प्रातःकाल, वो सुबह सुबह घर से निकलना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघट, वो हारना हराना, वो लड़ाई झगड़े जिसे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता, जिसमें अमीराना चोंचले की, प्रदर्शन की, अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हाँ, ये उसी वक्त भूलता जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठ वेग से रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल दरवाजे तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई किश्ती की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि हराने में मस्त हूं, ना नहाने की सुध, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे दोस्तों में एक गया नाम का लड़का था। मुझसे 2 या 3 साल बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली उंगलियां और बंदरों की सी उसमें चपलता। गुल्ली कैसी भी हो, वो उस पर ऐसे लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। पता नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहां रहता था, क्या खाता था, पर हां, था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ भी वो आ जाता, उनकी जीत पक्की थी। हम सब उसे दूर से आता देख दौड़कर उसका स्वागत करते और उसे अपनी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करते। एक दिन की बात है, मैं और गया बस हम 2 ही खेल रहे थे। वो हरा रहा था और मैं हार रहा था। मगर अजीब बात यह है कि हराने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पर हां, हारना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने बहुत सी चालें चली उससे पीछा छुड़ाने की, लेकिन एक न चली। आखिरकार हार कर मैं घर की ओर भागा, प्रार्थना भी की,
गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, ए, मेरा दांव देकर जाओ। हाँ, हराया तो तुमने बड़ा बहादुर बन के, अब जब हारने की बारी आई तो भाग जाते हो। मैंने भी कहा, हाँ तो तुम मुझे दिन भर हराओ तो मैं क्या दिन भर हारता रहूं, ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। वो भी बोला, हाँ, मेरा दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? मैंने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। उसने भी कहा, हाँ, तो तुम मेरे गुलाम हो। मुझे इस बार गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूं, देखता हूं तुम मेरा क्या कर लोगे। वो भी गुस्से में बोला, अच्छा जी, घर जाओगे? कैसे जाओगे? मजाक है क्या? बिना दाव दिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने उसे कल एक अमरूद खिलाया था। मैंने कहा, देखो, कल तुमने मेरा अमरूद खाया था, वो लौटा दो। वो बोला, अरे वो तो पेट में चला गया, अमरूद तुमने दिया, मैंने तब खाया, मैं तुमसे मांगने थोड़ी ना गया था। मैंने भी कह दिया, जब तक तुम मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। यहां मैं समझता था कि न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ की वजह से उसे अमरूद खिलाया होगा। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखो भाई, रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ये मेरा अमरूद ऐसे ही थोड़ी ना हजम कर जाएगा। अमरूद 5 पैसे का था, जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होगा। ये सरासर अन्याय है। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं कुछ नहीं जानता, समझे? मुझे न्याय का बल मिला और वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैंने उससे गाली दी। अबे! उसने मुझे और बड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा भी जमा दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने उससे दांत काट लिया, और अब की बार उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। डंडा ऐसा जमा कि मुझे रोना आ गया, और रोना एक ऐसा अस्त्र है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गया भी नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का, और यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक नीच जात के लड़के के हाथों पिट जाऊं। मुझे उस समय यह बड़ा अपमानजनक लगा, और मैंने घर में इसके बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला हो गया, और नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा खुश हुआ कि अपने दोस्तों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख ना हुआ। हाँ, पिताजी दुखी थे, क्योंकि ये गांव और ये जगह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, क्योंकि यहां सभी चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से भी उनका एक अपनापन सा हो गया था। लेकिन मैं खुशी के मारे फूला न समाता, अपने दोस्तों के बीच बड़ी बड़ी बातें हाँकता। तुमको पता है वहां ऐसे घर थोड़े होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, आसमान से बातें करते हैं। अरे वहां के अंग्रेजी स्कूल में अगर कोई मास्टर लड़कों को पीटे ना तो उसे जेल हो जाए। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मुझे देख रहे थे, और उनकी ये हैरानी वाली मुद्रा मुझे बतला रही थी कि मैं उनकी नजर में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में एक बहुत ही गजब की बात होती है, किसी भी झूठ को सच बना लेने की शक्ति। और यही बात मेरे दोस्तों के साथ भी सटीक बैठ रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की, और फिर एक दिन उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस जगह को देखते ही इतनी मीठी यादें दिल में जाग उठी कि मैंने अपनी छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने के लिए निकल पड़ा। मेरी आंखें किसी एक प्यासे राहगीर की तरह बचपन की वो जगह को देखने की कोशिश कर रही थी, पर वहां पर उस गांव के नाम के अलावा और कोई जाना पहचाना नहीं मिला। जहां खंडर थे वहां पक्के मकान बन गए, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां भी एक सुंदर सा बगीचा था। मतलब जगह की बिल्कुल काया पलट हो गई थी। मतलब अगर मुझे उसका नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर यादें बाहें खोले अपने उन पुराने दोस्तों से गले मिलने को बहुत बेचैन हो रही थी, मगर ये दुनिया बदल गई थी।
ऐसा दिल कर रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं लिपट कर इससे कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो तुम्हारा अब भी वही रूप देखना चाहता हूं। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ, वही गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही है। वो बोला, हाँ है तो। अरे वाह, मैंने कहा, बेटा जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक ही पल में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था और उसे गले मिलकर लिपटना चाहता था। फिर कुछ सोच कर रह गया, पर मैंने कहा, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप तो मजे में रहे होंगे। मैंने कहा, हाँ यार, बहुत मजे में। बाकी तुम बताओ, तुम कैसे हो? उसने कहा, डिप्टी साहब के यहाँ काम करता हूँ। फिर मैंने बाकी दोस्तों के बारे में पूछा, अरे ये मतई, मोहन, दुर्गा, ये सब कहाँ है? कुछ खबर है क्या? वो बोला, मतई तो मर गया, हाँ दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। मालिक आप बताइए ना अपने बारे में। मैंने कहा, यार मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। अरे वाह, वो बोला, सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अचानक मुझे याद आया, मैंने कहा, गया अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, आओ यार, आज हम तुम खेलें, तुम हराना और हम हारेंगे। तुम्हारा एक दाव वैसे भी हमारे ऊपर है, मैं कहता हूं वो आज ले ही लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर और मैं ठहरा एक बड़ा अफसर। मेरा और उसका क्या जोड़? बेचारा यही सोचकर शर्मा रहा था, लेकिन मुझे भी शर्म आ रही थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी, और उस भीड़ में वो आनंद कहां रहेगा। पर हां, खेले बगैर रहा भी नहीं जाता। आखिरकार हमने तय किया कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलेंगे। वहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा, मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर हम दोनों मैदान की ओर चल पड़े। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं इस खेल को लेकर गंभीर था, लेकिन गया इसे अभी तक एक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई आनंद का निशान नहीं था। शायद हम दोनों में जो अंतर आ गया था वो वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, क्यों गया, तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं हुजूर। आखिरकार मुझे आपके साथ खेलने का जो मौका मिला, अगर ना मिलता तो मेरी क्या गिनती थी। मैंने कुछ उदास होकर कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती थी यार। तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। मैंने कहा, अरे यार, वही तो मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वो ना तो अब किसी आदर सम्मान में पाता हूं, ना धन में। ऐसी ही मीठी यादें उसकी आज भी मेरे मन को मीठा कर देती हैं। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील आगे निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था, और ये वही जगह थी जहां हम किसी समय कमल पुष्प तोड़कर ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कान में डाल लेते थे। गर्मी की ये शाम केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया।
और एक टहनी काट ली। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेलना शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखी, उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो, लेकिन गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया है जिसके हाथ में गुल्ली जैसे अपने आप आकर बैठ जाती थी, चाहे वो दाएं हो या बाएं हो, गुल्ली उसकी हथेलों में पहुंच जाती थी, जैसे मानो वो गुल्लियों पे वशीकरण डालता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। उसके हाथों में मानो जैसे चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता था। लेकिन आज उसका गुल्ली के लिए वो प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने हराना शुरू किया। मैंने तरह तरह की धांधलियां करी। अभ्यास की कसर बेईमानी में पूरी कर रहा था। और हां, डंडे पे लग जाने के बाद भी मैं ये कहता था, नहीं नहीं, अभी मेरी बारी बाकी है। इस पर वो कुछ नहीं बोलता था। ऐसा लगता था मानो वो सब कायदे कानून भूल गया है। उसका निशाना इतना अचूक था, गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाएं हो जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा हराने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आकर लगी। मैंने धांधली शुरू करी। नहीं 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 नहीं, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई है, हाँ, लेकिन लगी नहीं। गया ने भी किसी तरह का विरोध नहीं किया। वो भी बोला, हाँ हाँ, नहीं लगी होगी सरकार। मैंने कहा, हाँ, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? हाँ? वो बोला, नहीं भैया, आप भला बेईमानी क्यों करोगे? मैं सोचने लगा, क्या ये वही गया है? बचपन में मजाल थी मैं ऐसा घपला करता और जीत जाता। यही गया, गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज देखो कितनी आसानी से धोखा खा रहा है। गधा है, सारी बातें भूल गया। अचानक से गुल्ली डंडे से फिर लगी, और अब की इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक से गोली छूटी हो। इस सबूत के सामने किसी भी तरह की धांधली करने की मुझ में कोई हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हाँ, मन में सोचा एक बार झूठ बोलने की कोशिश करूं। अरे हर्जी क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 बार हारना पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छूट जाऊंगा। फिर कौन दाव देने आता है? गया ने पूरी जीत का जश्न मनाते हुए कहा, लग गई, लग गई, टन से बोली सरकार। मैंने अनजान बनने की कोशिश करी। हाँ, नहीं, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। वो बोला, टन से बोली है सरकार। अच्छा, अरे मुझे लग रहा है किसी ईंट से लग गई होगी। मेरे मुंह से ये बात कैसे निकली, मुझे खुद हैरानी है, क्योंकि इस सच को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन मेरी इस बात को गया ने सच मान लिया। हाँ सरकार, ईंट से लगी होगी, डंडे में इतनी जोर की आवाज नहीं आती। मैंने फिर हराना शुरू किया। इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सादगी और सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, हाँ सरकार, अब तो अंधेरा हो गया है, कहो तो कल रख लें। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, ये न जाने कितनी देर मुझे हराएगा। इस वक्त मामला साफ कर देना ही अच्छा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। उसने कहा, गुल्ली दिखाई नहीं देगी। मैंने कहा, कोई परवाह नहीं। गया ने खेलना शुरू किया, पर उसके खेलने से लग रहा था कि उसे कतई अभ्यास नहीं रहा था। 2 बार उसने गुल्ली को चोट करने की कोशिश करी और दोनों बार चूक गया। नतीजा यह हुआ कि वो 1 मिनट से भी कम में अपना दाव पूरा खो चुका था। बेचारा घंटे भर मुझसे हारा और 1 ही मिनट में अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने दिल को बड़ा करते हुए परिचय दिया, अरे कोई बात नहीं गया, एक दाव और खेल लो। उसने कहा, नहीं नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, चलते हैं। मैंने कहा, गया लगता है तुम अब अभ्यास नहीं करते, खेलना बंद कर दिया क्या? वो बोला, खेलने का समय ही कहां मिलता है सरकार। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, सरकार, कल यहां गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे।
आप भी आएंगे? देखिए, अगर आपको फुर्सत हो तो मैं खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी और कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले। बाकी ज्यादातर युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। बस खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। पर आज गया का खेल, उसकी महारत देखकर मैं हैरान हो गया। गुल्ली पर क्या चोट करता कि गुल्ली आसमान से बात करती। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेबसी आज नहीं थी। बचपन में जो बात थी आज गया में वो नजर आई। कहीं कल अगर इसने मुझे हराया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली कोसों दूर जा रही थी। हराने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली करने की कोशिश करी। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, ना 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 ना, गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोक कर बहस हुई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर शायद डर गया होगा, क्योंकि अगर वो ना दबता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं इस खेल में था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही बचपन का मजा आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेलने में मस्त हो जाते थे। आज मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझ पर दया की। मैंने धांधली की, बेईमानी करी, पर उसने जरा भी गुस्सा नहीं किया। इसीलिए नहीं कि वो खेल नहीं रहा था, बल्कि इसलिए कि वो मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वो मुझे हराकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं अब अफसर हूं। वो अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका आदर पा सकता हूं, उसका अदब पा सकता हूं, पर उसका साथ नहीं। बचपन था तो मैं और वो बराबर थे, हमारे बीच में कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। अब वो मुझे अपने बराबर नहीं समझता। वो मुझसे बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूं।